क्रिएटर के यूट्यूब चैनल पे आज के इस सेशन में हम लोग पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखें, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो आईएएस का पेपर हो, चाहे वो सीडीएस का हो, चाहे सीएपीएफ का हो या किसी स्टेट पीसीएस का ही क्यों ना हो, इस टॉपिक से वहाँ पे एक क्वेश्चन आपको हर बार मिल जाएगा। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं। एकदम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है। देखिए, सबसे पहले कुछ फैक्ट जान लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। आप लोगों को पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कई पार्ट हैं, कई पार्ट में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बटा हुआ है। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 4 है उसमें क्या था, पार्ट 4 में हम लोग पढ़े थे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक, डीपीएसपी हम लोग लाइव क्लास में पढ़े हुए थे। तो पार्ट 4 में क्या था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें क्या था, इसमें ये चीज़ थी, कुछ तरीके लिखे हुए थे जिसको ध्यान में रखते हुए किसी गवर्नमेंट को अपने देश की पॉलिसी या लॉ बनाना चाहिए। ये चीज़ किस में था, ये डीपीएसपी में था। इन शॉर्ट डीपीएसपी कुछ गाइडलाइंस हैं जिसको गवर्नमेंट को या स्टेट को फॉलो करना चाहिए जब भी वो कोई लॉ बनाए या फिर कोई पॉलिसी बना रही हो कंट्री के लिए। वो था डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी किस में था, यहाँ पे देखिए डीपीएसपी पार्ट 4 में था। लेकिन हम लोग का टॉपिक क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये पार्ट 4A में आता है। ठीक है, पार्ट 4A, पार्ट 4A में हमारा क्या आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमारा है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में पड़ा है। ठीक, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस आर्टिकल में अगर पूछ लिया जाए कोई दिया है तो पार्ट 4A के 51A आर्टिकल में दिया है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा 51 तक जो आर्टिकल था वो क्या था, वो डीपीएसपी था। आर्टिकल 51 था डीपीएसपी का, वहाँ पे जाके वो डीपीएसपी ख़त्म हो जाता है। तो 51A जो है वो कौन सा आर्टिकल, 51A किस चीज़ से डील करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज से डील करता है। ठीक, ये हो गया। इसके बाद जो अगली चीज़ आप लोग को ध्यान में रखनी है कि अगर कोई आप लोग से ये पूछ ले फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंडिया कहाँ से बोरो किया है, कहाँ से ये फंडामेंटल ड्यूटी का कॉन्सेप्ट इंडिया लिया है, तो क्या होगा, रशिया होगा। ठीक है, रशिया से हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट लिए हैं। ठीक, ये हो गई कुछ फैक्ट जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में याद रखना चाहिए। सबसे पहला क्या है, पार्ट 4 में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या, डीपीएसपी, और पार्ट 4A में आता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़। और कोई पूछ ले किस आर्टिकल में आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो 51A, आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ आता है। ठीक है, और पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। चलिए, ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे, जब देश का संविधान लिखा जा रहा था, तो उस टाइम में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को नहीं ऐड किया गया था। उस टाइम फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। तो एक बात जो यहाँ से निकल के आ रही है वो हम लोग ये कह सकते हैं कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी। ठीक है, जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं मेंशन थी। मतलब ये कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में ऐड किया गया है। ठीक है, जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो उस टाइम फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन बाद में कुछ टाइम बाद चल के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा और डिटेल में। देखिए, अगर कोई भी आप लोग से ये पूछे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कब ऐड की गई और क्यों ऐड की गई, ठीक है, कब ऐड की गई और क्यों ऐड की गई, क्या रीज़न था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ पहले से नहीं थी लेकिन बाद में उसको ऐड किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये ऐड कब हुई, 1976 में। ठीक, 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। आप लोगों को एक चीज़ ये भी पता है कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करते हैं हम लोग,
कोई भी चीज़ ऐड करते हैं या हटाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? अमेंडमेंट बोला जाता है। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं उसको क्या बोला जाएगा? अमेंडमेंट बोला जाएगा। तो 1976 में जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला जा रहा था, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया जा रहा था, तो उस टाइम भी अमेंडमेंट हुआ होगा। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या जोड़ा गया है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई हैं। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ऐड की गई हैं। ठीक है, ये सारी तो ठीक है, लेकिन ये ऐड करने की ज़रूरत क्या पड़ी? फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब से लागू हुआ था? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो कब से लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 से हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो चुका था पूरे तरीके से। ठीक, लेकिन यहाँ से ऐसे हम लोग चलते हुए और 1976 में आके हम लोग क्या किए? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किए। ये जो बीच का टाइम पीरियड है, ठीक है, ये जो बीच का टाइम पीरियड है, इसमें ऐसा क्या हो गया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करने की ज़रूरत पड़ी? ठीक है, देखिए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, मतलब जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली लिखा गया था, उस टाइम जब लोग कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे तो लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई थी, समझ में आई थी उन लोगों को कि जो इंडिया के लोग हैं, इन लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये लोग अपने आप में फॉलो करेंगे। उन लोगों को कोई रिटर्न लिख के नहीं देना होगा कि ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जो इंडिया में रह रहा है, जो यहाँ का सिटीजन है, उनकी ये ड्यूटी है, उनको फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वुमेन्स की रिस्पेक्ट करना, ठीक है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, हमारा जो नेशनल एंथम है उसकी रिस्पेक्ट करना, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना, ये सारी चीज़ें हम लोगों को लिख के बताने की ज़रूरत नहीं है। ये हम लोगों की कॉमन सेंस होनी चाहिए कि हम लोगों को ये सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, वुमेन्स की रिस्पेक्ट करनी है, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है, फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को खुद से समझ में आनी चाहिए। ये सोच के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाला। पर धीरे धीरे टाइम के साथ साथ लोगों को, गवर्नमेंट को ये चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ के लोग ऐसे कोई चीज़ नहीं समझने वाले। इन लोगों को जब तक लिख के नहीं दिया जाएगा देश के संविधान में कि नहीं, आपको वुमेन्स की रिस्पेक्ट करनी है, आपको पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म नहीं करना है, आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करनी है, आपको भाईचारा के साथ रहना है, आपको देश की अखंडता को बरकरार रखना है, तब तक यहाँ के लोगों को नहीं समझ में आएगी। तो यही ज़रूरत थी कि 1976 में हमारी इंदिरा गांधी की सरकार थी। ठीक है, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट में इंदिरा गांधी जी ने ये देखा कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ये सारी चीज़ें, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने सोची थी कि लोगों को अपने आप आएगी, ये चीज़ लोग नहीं फॉलो कर पा रहे हैं। उनको एक जगह लिख के देना पड़ेगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये डालना पड़ेगा कि आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है आपके देश के लिए, आपको भी कुछ काम करना है आपके देश के लिए। ठीक है, आपको भी अपने देश की रिस्पेक्ट करनी है, यहाँ पे जो वुमेन्स है उनकी रिस्पेक्ट करनी है, जो प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको बचा के रखना है, ये सारी चीज़ें लिख के देना पड़ेगा। तो इसलिए 1976 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करवाया। कौन सा अमेंडमेंट? 42nd अमेंडमेंट। और 42nd अमेंडमेंट करके एक लिस्ट पूरी तैयार की और उस लिस्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में डाल दिया गया, आर्टिकल 51A में। ठीक है, वही सारी लिस्ट को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। और उस लिस्ट में ये सारी बातें बताई गई हैं कि जो देश के सिटीजन हैं, जो देश के नागरिक हैं, उनका भी कुछ कर्तव्य बनता है उनके देश के प्रति और उनको ये सारे कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर कोई पूछ ले फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का हिंदी में बोलते हैं मौलिक कर्तव्य। ठीक है, जो भी सिटीजन्स इंडिया में रह रहे हैं, जो भी लोग इंडिया में रह रहे हैं, उनका भी कुछ कर्तव्य बनता है कि वो अपने देश के लिए कुछ करें। तो यही सारी चीज़ें जो एक सिटीज़न को करनी चाहिए अपने देश के लिए, ठीक है,
वही एक पूरी लिस्ट तैयार करके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में डाली गई, आर्टिकल 51A में, जिसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, तो अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि इंदिरा गांधी डायरेक्ट डाल दी होंगी, कुछ लिस्ट तैयार करवाई होंगी, कोई बैठा होगा जो लिस्ट तैयार किया होगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई होंगी। ठीक है, तो क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने, एक आदमी थे उनका नाम था स्वर्ण सिंह, इंदिरा गांधी ने स्वर्ण सिंह को अपने पास बुलाया और बोला कि स्वर्ण सिंह, आप एक कमेटी बनाइए और इंडिया में फंडामेंटल ड्यूटीज़ नाम का चीज़ बनाइए, जिसमें वो सारी चीज़ें लिखी रहें जो कि इंडिया के लोगों को माननी पड़ेगी, जो कि इंडिया के लोग पढ़ें और उनको समझ में आए कि उनका क्या कर्तव्य बनता है अपने देश के प्रति। तो स्वर्ण सिंह ने एक कमेटी बनाई। ठीक है, स्वर्ण सिंह ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी का काम क्या था, इस कमेटी का काम ये था कि हम उनको फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनानी है। तो स्वर्ण सिंह कमेटी बैठी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी बैठी और स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे हमारी जो उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उन्होंने क्या किया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया। ठीक है, किसके रिकमेंडेशन पे, एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, किसके रिकमेंडेशन पे हुआ था, तो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे इंदिरा गांधी ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके पार्ट 4A के आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ रख दी। ठीक है, तो अब देखिए कुछ और चीज़ें जो यहाँ पे ध्यान में रखने वाली है। सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो भी, एक सेकंड देखिए, जो भी स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है, जो भी स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी उसको इंदिरा गांधी ने माना और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड कर दी। ठीक, तो आप लोग को ये चीज़ पता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड हुई थी। ठीक, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुआ था तो उससे फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी, तो टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कितनी ड्यूटी ऐड की गई, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। फिर जब 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड कर दी गई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, ये कब हुआ था, 1976 में। ठीक, फिर उसके बाद आगे चल के कुछ टाइम के बाद एक और अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, कब हुआ, 2002 में, ध्यान से देखिएगा, 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और इससे एक और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई। ठीक, कितनी, एक और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया, तो टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी हो गई, 10 + 1 11। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी प्रेजेंट में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ठीक, फिर से एक बार समझ लीजिए, जब स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया तो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से इंदिरा गांधी ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड किया गया था। स्टार्टिंग में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई, 10 की गई, लेकिन फिर 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक और फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई, जिस, ठीक है, और 10 और 1 मिलके हो गए 11। तो अभी प्रेजेंट में अगर कोई पूछे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, अब हम लोग एक एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहली जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, सबसे पहली देखिए, बुक में आप लोग पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे आपको काफ़ी टफ लैंग्वेज में लिखा रहेगा, तो हम इजी लैंग्वेज में बता दे रहे हैं, आप लोग बुक में पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पूरा चार्ट चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे पूरी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ का चार्ट या इन्फोग्राफ बना के अपलोड कर दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है, सबसे पहली ड्यूटी क्या है हमारी, सबसे पहली ड्यूटी हमारी ये है कि हमारे जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है,
हम लोग उसको मानेंगे। हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने, हमारे गवर्नमेंट ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे और उस कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक, पहला क्या है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी रिस्पेक्ट करना है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करने के साथ साथ हमें अपने नेशनल फ्लैग की भी रिस्पेक्ट करनी है, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है, और उसके बाद नेशनल एंथम। ठीक, नेशनल एंथम, फ्लैग और हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमको उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का सबसे पहला ड्यूटीज़ क्या बोलता है कि हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो हमारा देश का संविधान है उसकी हमको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक, और उसके बाद हमको जो हमारा फ्लैग है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और जो नेशनल एंथम है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सबसे पहली फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये बोलती है। फिर देखिए दूसरी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या बोल रही है। दूसरी फंडामेंटल ड्यूटी ये बोल रही है कि आप लोगों को ये चीज़ पता होगा कि हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, अंग्रेज़ यहाँ पे रह के शासन किए थे काफ़ी टाइम तक। ठीक है, तो दूसरी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम लोगों को कहती है कि हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे, ठीक है, हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए जो भी फ्रीडम फाइटर थे, जैसे तिलक हो गए, गांधी जी हो गए, भगत सिंह हो गए, सुखदेव हो गए, राजगुरु हो गए, इन सभी के जितने भी नोबल्स आइडिया हैं, ठीक, हमको इनके नोबल आइडियाज़ को सीखनी चाहिए, हमको इनके नोबल आइडिया को सीख के फॉलो करना चाहिए। ठीक है, हमको अपने लाइफ में इनके नोबल्स आइडिया को लाना चाहिए, इनके फॉलो करनी चाहिए और इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जितने भी फ्रीडम फाइटर हमारे रहे हैं, जो हमारे देश को आज़ाद कराने में अपना बलिदान दिए, उनके जो भी नोबल आइडियाज़ थे, जितने भी उनके अच्छे अच्छे आइडिया, जितनी भी उनकी अच्छी अच्छी कही हुई बातें थी, हमको उनको फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, और उसके साथ साथ हमको अपने फ्रीडम फाइटर, जितने भी फ्रीडम फाइटर हुए हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये था सेकंड। अब थर्ड देखिए, थर्ड फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या बोलता है। देखिए थर्ड फंडामेंटल ड्यूटीज़ कह रहा है कि हम लोग जो इंडिया के सिटीजन हैं, हम लोगों को देश की संप्रभुता, अखंडता और एकता को बनाए रखना है। ठीक है, थर्ड क्या बोल रहा है कि जो हमारी देश की इंटीग्रिटी है, ठीक, इंटीग्रिटी, सोवर्निटी और यूनिटी, हमें अपने देश की इंटीग्रिटी, सोवर्निटी और यूनिटी को मेंटेन करना है। मतलब एकता, संप्रभुता और अखंडता को बरकरार रखना है। ऐसा नहीं है कि हम नारा लगा रहे हैं कि नहीं जम्मू कश्मीर को भारत से अलग कर दो, ये सारी चीज़ें नहीं करनी। हमको अपने देश की अखंडता और एकता को बरकरार रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कल को गुजरात बोले कि हमको इंडिया से अलग कर दो, ऐसा नहीं है कि कल को जो है असम बोले कि हमको इंडिया से अलग कर दो, ऐसा नहीं करना है। हम लोगों को अपने देश की अखंडता को बरकरार रखना है। ठीक है, फिर आगे जो समझने वाली चीज़ है ये देखिए, फोर्थ, चौथा क्या कह रहा है। देखिए आप लोगों को पता है कि हमारे देश में कभी भी अटैक हो सकता है, या कहीं भी टेररिस्ट अटैक हो गया, या कहीं भी कुछ भी हो गया। ठीक है, जैसे ताज पे ही हमला हुआ था तो बहुत सारे लोग थे जो खुद से जाके वहाँ पे लोगों की हेल्प कर रहे थे। वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स थे जो इलाज वगैरह कर रहे थे। ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्सेस थी वहाँ पे, सीआरपीएफ थी, एनएसजी गई थी, या और उनके साथ साथ नॉर्मल लोग भी अपनी ड्यूटी कर रहे थे। ठीक है, तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जो फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटी है वो क्या बोलती है। फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटी ये कहती है कि जब भी देश को आपकी ज़रूरत पड़े, जब भी देश को आपकी ज़रूरत पड़े, आपको आगे आके देश की रक्षा करनी चाहिए या देश में अपना योगदान देना चाहिए। ठीक है, जब भी देश को ज़रूरत पड़े, जब भी देश की रक्षा करने की ज़रूरत पड़े, जब भी देशभक्ति दिखाने की ज़रूरत पड़े, तो आपको बढ़ चढ़ के आगे आके दिखाना चाहिए। ठीक है, फोर्थ क्या है, बस यही है। अब आ रही है फिफ्थ पे। फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या कह रही है। देखिए फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटीज़ अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा चौड़ा है। ठीक है, समझ में नहीं आएगा, लेकिन ईजी लैंग्वेज में आपको बता दे रहे हैं। फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये कह रही है कि हमको जितने भी लोग हैं भारत में, उनके साथ भाईचारा बना के रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना चाहिए,
चाहे वो किसी और रिलीजन का हो तो भी उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, किसी अलग कास्ट का हो उनकी भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, किसी अलग लैंग्वेज का कोई बोलने वाला हो तो उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ वुमेन्स की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इन शॉर्ट हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारे देश में आप लोगों को पता है बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। तो पहला एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, जितने भी धर्म हैं देश में उनकी रिस्पेक्ट करो, जितनी भी लैंग्वेज बोलने वाली जितनी भी अलग अलग लैंग्वेज है हमारे देश की उन लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करो। जो लोअर कास्ट के लोग हैं ST SC OBC हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मतलब मिला जुला के सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उससे क्या होगा, भाईचारा बढ़ेगा। तो 5th फंडामेंटल ड्यूटी सिंपली इतना कह रही है कि हमको भाईचारा बना के रहना चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो ST SC हो, OBC हो, किसी दूसरे रिलीजन का हो, किसी दूसरे कास्ट का हो, ठीक है, चाहे वो वुमेन ही क्यों ना हो, वुमेन की भी रिस्पेक्ट करने की बात बोली गई है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के 5th में, ठीक। तो 5th वाले में क्या क्या बोला गया है, 5th में वुमेन्स की रिस्पेक्ट करने के लिए बोला गया है, ठीक। जितने रिलीजन हैं उनकी रिस्पेक्ट करने के लिए बोला गया है, जो भी अलग अलग कास्ट है उनकी रिस्पेक्ट करने के लिए बोला गया है, और इसके साथ साथ किसकी रिस्पेक्ट करने के लिए बोला गया है, जो अलग अलग लैंग्वेज है हमारे देश में उसकी, और साथ साथ भाईचारा मतलब ब्रदरहुड बना के रखने के लिए बोला गया है, ठीक। तो ये 5th पार्ट जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का ये बोलता है। अब देखिए 6th क्या कह रहा है कि हमारे कंट्री की, ध्यान से सुनिएगा, 6th क्या बोल रहा है, जितनी भी रिच हेरिटेज हैं, ठीक, जितने भी रिच हेरिटेज हैं हमारे कंट्री के, कहाँ के, हमारे कंट्री के, उन सभी हेरिटेज को हम लोगों को क्या करना है, बचा के रखना है। और जो हमारे देश का कल्चर है उसको भी क्या करना है, बचा के रखना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने देश के कल्चर को ख़त्म कर दे रहे हैं, ठीक। ऐसा नहीं है कि जो हमारा देश के अच्छे अच्छे हेरिटेज साइट हम लोग उसको ख़राब कर रहे हैं। तो 6th पॉइंट क्या कहता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, कि जो हमारे देश के अच्छे अच्छे हेरिटेज हैं और कल्चर है उसको बचा के रखना है। 6th बस इतना ही कह रहा है। 7 देखिए, 7 क्या कह रहा है कि जो भी हमारे देश में नेचुरल इन्वायरमेंट है, ठीक, नेचुरल इन्वायरमेंट, जैसे कि फॉरेस्ट, ठीक, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ, इन सब को क्या करना है, इन सब की प्रोटेक्शन करनी चाहिए, इन सब को ख़राब नहीं करना चाहिए। जितने भी नेचुरल इन्वायरमेंट हमारे कंट्री में हैं हमको क्या करना चाहिए, इनको बचा के रखना चाहिए, इनको ख़राब नहीं करना है ना, इनकी जो है देखभाल करनी चाहिए, इनको गंदा नहीं करना। अब ऐसा नहीं है कि आप फॉरेस्ट जा रहे हैं पूरा जंगल काट के ख़त्म कर दिए, ठीक, आप लेक और रिवर में गंदगी फैला रहे हैं, पूरे शहर का कचरा ले जाके नदी में डाल दिया जाता है, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। और इसके साथ साथ हम लोग को और क्या करना है, हम लोग को सलमान भाई नहीं बनना है। सलमान भाई नहीं बनना मतलब ऐसा नहीं है कि आप जाके जो है वाइल्ड लाइफ हंटिंग शुरू कर दिए, हंटिंग वगैरह करने शुरू किए, दारू पी के हंटिंग करना शुरू कर दिए, ये सारी काम नहीं करनी है, सलमान भाई नहीं बनना हम लोग को, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन करना है, रिवर्स को साफ़ सुथरा रखना है। ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री का पूरे शहर का कचरा ले जाके नदी में डाल दे रहे हैं, रिवर में डाल दे रहे हैं, ठीक। लेक को साफ़ सुथरी रखनी है, जंगलों को प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है। ये क्या बोलता है, 7th पार्ट जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का हम लोग को यही बताता है। अब देखिए 8th वाले पे आइए। 8th क्या है, 8th कह रहा है कि हम लोगों को साइंटिफिक टेम्पल डेवलपमेंट करना चाहिए, ठीक है। साइंटिफिक टेम्पर हम लोग को डेवलप करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि हम लोग को साइंटिफिकली सोचना चाहिए। कोई भी चीज़ हम लोग को कैसा करना चाहिए, साइंटिफिकली सोचना चाहिए। हम लोगों को कोई भी चीज़ एकदम इंक्वायरी कर, ऐसा नहीं है कि भक्तों की तरह आंख बंद करके चले जा रहे हो, नहीं ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, इनकी पूजा करो वो हो जाएगा, ठीक है। उल्टे सीधे काम जो होते हैं, तंत्र मंत्र करो ये हो जाएगा, ठीक है। गर्लफ्रेंड बात नहीं कर रही है तो नींबू रख के जो है उसको चाट के सो जाओ तो गर्लफ्रेंड बात करने लगेगी। ये सब जो इलॉजिकल चीज़ें होती हैं ये सारी काम नहीं करनी है, ठीक है। साइंटिफिकली सोच के कोई भी काम करना है, ठीक है। तो हर एक सिटीज़न को जो इंडिया में रह रहा हो उसको साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, ठीक है। किसी फालतू बाबा वाबा के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक। गर्लफ्रेंड बात नहीं कर रही है तो
फिर उल्टे सीधे काम नहीं करने हैं, जैसे मिलता है कि इस नंबर पे कॉल करिए, आपकी गर्लफ्रेंड मान जाएगी, बॉयफ्रेंड मान जाएगा, ठीक है, ये सारे फालतू काम नहीं करने हैं, ठीक है। साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, साइंटिफिकली सोच के कोई काम करना है, जो काम करने का कोई मतलब निकलेगा वो काम करना है, फालतू काम कोई नहीं करना है। ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ का 8th पार्ट बोलता है। 9th देखिए क्या बोल रहा है। 9th कह रहा है कि हमारी जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक, हमारे कंट्री की जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक, इन सब को प्रिजर्व करके रखना है। ऐसा नहीं है कि पब्लिक प्रॉपर्टी आपको दिख गई, ठीक, जैसे ताजमहल हो गया, कोई पुराना फोर्ट वगैरह हो गया, ठीक, गवर्नमेंट की जो बस चलती है वो हो गया, तो ऐसा नहीं है इन सब पे जाके लिख रहे हैं चिंटू भाई साहब हैं, ये हैं चिंटू भाई साहब, ये जाके बस में लिख रहे हैं पिंकी आई लव यू, ठीक है। ये सारे फालतू काम नहीं करने हैं। हम लोगों को क्या करना है, जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको संभाल के रखना है, उसको बचा के रखना है, किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करना है, ठीक। पिंकी आई लव यू, चिंकी आई लव यू टू, ये सारा काम नहीं करना है। किसी लड़की का नाम नहीं लिख देना है बस में जाके। आजकल तो लड़कियां भी कम नहीं है, लड़कियां तुम लोग भी सुन लो, लड़कों का नाम जाके मत लिख देना ताजमहल पे कि रामू आई लव यू, रमेश आई लव यू, क्यों छोड़ के चले गए। ये सारे काम नहीं करना है। जितनी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, उन सबको क्या करना है, बचा के रखना है। और इसके साथ साथ, ठीक, 9th में एक चीज़ और बोला है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को बचा के रखने के साथ साथ हम लोगों को वॉयलेंस नहीं करना है, ठीक है। ऑब्जर्व वॉयलेंस नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉलेज लाइफ में और स्कूल लाइफ में अक्सर होता था कि मेरी बंदी को कैसे छुआ, ठीक, कबीर सिंह नहीं बनना है। ऊपर क्या होता है, सलमान भाई नहीं बनना है, और नीचे कबीर सिंह नहीं बनना है कि किसने उसको टच किया, ठीक है, आगे पता ही आप लोगों को। तो ऐसा काम नहीं करना है जिससे वॉयलेंस हो, वॉयलेंस, भड़काऊ भाषण नहीं देना है जाके, ठीक है। कॉलेज के बाहर लड़ाई पीट मार झगड़ा नहीं करनी है कि बाहर निकलो मैं देख लूँगा, भाई 10 लड़के लेके आ जाओ, बंदी को छू दिया, ये सब काम नहीं करना है, ठीक है। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, वॉयलेंस से दूर रहना है। कहीं भी दंगा वंगा हो रहा हो तो उसको कम करवाने का ट्राई करिए, बढ़वाने का ट्राई मत करिए। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो 9th है वो यही बोलता है। अब देखिए 10th वाला, आप सब लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप उसमें अपना बेस्ट दीजिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आप अपने गवर्नमेंट जॉब में बेस्ट दीजिए। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, कंट्री के लिए कुछ कर रहे हैं, तो आप उसमें अपना बेस्ट दीजिए। अगर आप टीचर हैं तो आप एकदम अच्छे से पढ़ाइए और समझाइए। आप लोग बेसिकली स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे होंगे, तो आप लोगों के लिए भी इसमें यही चीज़ लिखी है कि आप लोग जो भी काम करें, जिस फील्ड में भी करें, उस फील्ड में एकदम अपना बेस्ट दें और एकदम अच्छा करने का करें। एग्जाम्पल APJ अब्दुल कलाम, एग्जाम्पल महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। क्या इन लोग का फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा था? नहीं, लेकिन फिर भी क्या किए, ये लोग जो भी काम कर रहे थे उसमें अपना एकदम बेस्ट दिए और देश का नाम रोशन किए। तो आप लोगों को भी यही करना है। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में अपना बेस्ट दीजिए। ऐसा नहीं है कि आधी क्लास करके चले गए खाना खाने, ये करने वो करने, बीच में गर्लफ्रेंड का मैसेज आ गया कि बाबू क्या कर रहे हो, तो रिप्लाई करने लगे सोना अभी बाद में बात करेंगे। ये सारा काम नहीं करना, एकदम इग्नोर, पूरे तरीके से इग्नोर। आगे चल के जब क्लास वास पढ़ाई वढ़ाई कर लेना उसके बाद करना है सब। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का 10th वाला क्या बोलता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपना एकदम 100% दीजिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें 100% दीजिए। अगर आप टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं या कहीं पे भी टीचर हैं, तो आप अपना 100% दीजिए, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो 100% दीजिए। अगर आप पुलिस में हैं तो आप अपना 100% दीजिए। आप आर्मी में हैं तो अपना 100% दीजिए। किसी भी फील्ड में जो भी है, अगर वो अपना 100% देगा तो इससे क्या होगा, देश का डेवलपमेंट ही होगा, ठीक है। इसीलिए 10th वाला क्या बोलता है कि आप जो भी चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो आप इंडिविजुअली कर रहे हो या आपका पूरा ग्रुप कर रहा हो, जैसे भी कर रहे हो, आप जो भी करिए उसमें अपना पूरा 100% दे के करिए और पूरा फोकस होके करिए, ठीक। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का 10th यही बोलता है। अब देखिए 11th क्या है। 11th वाला बहुत ईजी है, आप लोग पढ़े हैं, फंडामेंटल राइट्स में भी पढ़े हैं, DPSP में भी पढ़े हैं,
और ये है कि जो भी हमारे यहाँ बच्चे हैं, ठीक है, 6 से लेके 14 ईयर्स की एज में, ध्यान से सुनिएगा, 6 से लेके 14 ईयर तक की एज में जो भी बच्चे हैं गवर्नमेंट उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। ठीक, फंडामेंटल राइट में भी ये चीज़ इंक्लूड है। तो जो देश के सिटीजन्स हैं उनके लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ये बोला गया है कि अगर कोई भी 6 से लेके 14 साल की एज का बच्चा है तो आप उसको एजुकेशन दिलवाइए। ठीक है, एक अच्छा एजुकेशन दिलवाने की कोशिश करिए। ऐसा 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है, सबसे आखिरी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो 11th है उसमें बोला गया है कि अगर कोई भी बच्चा है जो 6 से लेके 14 ईयर्स तक की एज का है तो उसको एजुकेशन दिलवाने का काम कराइए। ठीक है, ये था पूरे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब आप लोगों को इसका चार्ट तो मिल जाएगा। ठीक, इंस्टाग्राम पे जाके पेज को फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, तो इसका पूरे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ का चार्ट मिल जाएगा। लेकिन अब हम लोगों को कुछ फीचर्स पढ़ने हैं। ठीक, फीचर्स किसके पढ़ने हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज़ के कुछ फीचर्स हैं। जैसे देखिए, सबसे पहली चीज़ जो यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ के फीचर्स में हम लोग को पढ़नी है वो ये पढ़नी है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम लोग को क्या सिखाता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कुछ मोरल है, ठीक है, जो मोरल हम लोग को कुछ देते हैं, और कुछ सिविक ड्यूटीज़ हैं। सिविक ड्यूटीज़ मतलब कि हम लोगों को किसी चीज़ को ख़राब नहीं करनी है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना है। मोरल ड्यूटीज़ में क्या क्या आ जाएगा? मोरल ड्यूटीज़ में जैसे हम लोग को अपने नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है, फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है, देश के कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है, वुमेन्स की रिस्पेक्ट करनी है, ये सब किस में आ जाएगा? ये सब मोरल्स में आ जाएगा, और बाकी सब सिविक में आ जाएगा। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये दोनों है, मोरल और सिविक ड्यूटीज़ दोनों देती है। दूसरा जो पॉइंट है समझने के लिए, दूसरा जो फीचर्स है वो है कि ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए है। इट इज़ ओनली फॉर सिटीजन्स। ठीक है, जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो किसके लिए है? जो हमारे देश में लोग रह रहे हैं, जो हमारे सिटीजन्स हैं, उनके लिए है। ठीक, पहला मोरल और सिविक ड्यूटीज़ बताती है फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम लोग को। दूसरा, जो हमारे कंट्री में रह रहे हैं, जो हमारे सिटीजन्स हैं, बस उनके लिए। अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन बन के आ जाए कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, कि फंडामेंटल ड्यूटीज सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेनर्स के लिए भी हैं, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए है। सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या है? तीसरा क्या कह रहा है कि ये जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये नॉन जस्टिएबल है। नॉन जस्टिएबल मतलब अगर कोई भी इसको फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक, अगर कोई भी आदमी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है तो आप उसको कोर्ट में नहीं ले जा सकते, आप उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कैसी है? नॉन जस्टिएबल है। अगर कोई उसको फॉलो नहीं कर रहा है तो हम उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ये है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का एक सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स। ठीक, क्या है कि ये नॉन जस्टिएबल है, इसको हम लोग कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ साथ अगर, चौथा देखिए, तीसरा क्या था? फंडामेंटल ड्यूटीज़ नॉन जस्टिएबल है, इसको हम लोग कोर्ट में नहीं ले जा सकते। लेकिन अगर हम लोग चौथा फंडामेंटल ड्यूटीज़ वहीं पे देखें तो चौथा फंडामेंटल ड्यूटीज़ का फीचर्स देखें तो फोर्थ फीचर्स ये है कि हमारा जो पार्लियामेंट है, ध्यान से सुनिएगा, पार्लियामेंट जब भी चाहे किसी भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेजिस्लेशन में चेंज कर सकती है। मतलब जब भी पार्लियामेंट चाहे किसी भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर कोई भी लॉ बना सकती है। ठीक है, तो अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी पूछ ले कि क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है उसके ऊपर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, तो बिल्कुल बना सकती है। क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ जस्टिएबल है? नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ नॉन जस्टिएबल है। क्या ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए होता है फंडामेंटल ड्यूटीज़? हाँ, बिल्कुल, ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए होता है। क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ मोरल और सिविक दोनों ड्यूटीज़ है इसमें? हाँ, बिल्कुल दोनों हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो क्या उस टाइम वहाँ पे था? नहीं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। इसको बाद में ऐड किया गया। कब ऐड किया गया?
1976 में ऐड किया गया। किसके रिकमेंडेशन पे किया गया था? स्वर्ण सिंह कमिटी, याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह कमिटी के रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज को स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे किया गया था? तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी जिसको स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे किया गया था। लेकिन एक और बाद में ऐड होती है, कब होती है? 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड होती है, और अभी प्रेजेंट में कितनी है? 10+1, टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है। और इसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी हुई है, इसमें क्या रखना है कि जब वे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की जा रही थी तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन था? इंदिरा गांधी थी। ठीक है, इंदिरा गांधी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आप लोग को बस इतना ही पढ़ना था। ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका इन्फोग्राफ आप लोग को जो है टेलीग्राम पे और साथ साथ इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, और इसके MCQ भी आप लोग को कुछ टाइम में सेंड कर दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।